गुड मॉर्निंग क्लास। ये है आपका क्लास नंबर 3 डे 3 है और इसमें क्या है, एक ही पदार्थ की 3 विभिन्न अवस्थाएं। इसका मतलब क्या होता है, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं। ऐसे पदार्थ कौन है? जल, गंधक यानी सल्फर और फास्फोरस। ये ऐसे पदार्थ होते हैं तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं। तीनों अवस्था का मतलब ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, तीनों अवस्था में रह सकते हैं। क्लियर है? कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो कि तीनों अवस्थाओं में रह सकते हैं। वो कौन से हैं? जल, गंधक, फास्फोरस, ये हैं। क्लियर है? एक पॉइंट ये हो गया। जैसे देखिए, अब जल का एग्जाम्पल देते हैं। ये आपका जल है, ठीक। जल जब द्रव अवस्था में रहेगा तब इसे बोलेंगे पानी, या जल के रूप में माना जाता है। जल जब द्रव अवस्था में रहता है तब इसे पानी या जल कहा जाता है। और जैसे ही पानी को गर्म किया जाता है, जैसे ही पानी को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो द्रव को गर्म करने की प्रक्रिया और उसके बाद उसे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्वथन कहते हैं। जैसे ही द्रव को गर्म किया जाता है तुरंत ये गैस में चला जाता है, और जब जल गैस अवस्था में जाता है तो इसे जलवाष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवाष्प कहते हैं, यानी कि भाप कहते हैं। जल की जलवाष्प अवस्था कहते हैं, गैस अवस्था कहते हैं। इसी तरह जब द्रव यानी कि जो कि पानी है, जब पानी को क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। जब पानी को क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है, तब ये ठोस अवस्था में बदल जाता है, यानी कि हिम अवस्था में। हिम अवस्था का मतलब बर्फ में। पानी की ठोस अवस्था क्या कहलाती है? बर्फ कहलाती है। क्लियर है? अब ऐसे समझो, जब बर्फ जो कि ठोस अवस्था है, किसी ठोस अवस्था, अब यहाँ पानी का एग्जाम्पल लिया गया है, जब उसको गर्म किया जाएगा और किसी ठोस को गर्म करके द्रव में बदलने की क्रिया को गलन अवस्था कहते हैं। किसी ठोस को गर्म करके द्रव में बदलने की क्रिया को गलन अवस्था कहते हैं। क्लियर है? ये चीज हो गया। अब किसी द्रव को गर्म करके गैस में बदलने की क्रिया को जलवाष्प अवस्था कहते हैं। इसी तरह किसी गैस को ठंडा करके, किसी गैस को ठंड करके उसे द्रव में बदलने की क्रिया को द्रवीकरण या संघनन कहते हैं। और अगेन किसी द्रव को ठंडा करके बर्फ में बदलने की क्रिया को, हिम में बदलने की क्रिया को, ठोस में बदलने की क्रिया को हिमीकरण कहते हैं। क्लियर है? तो ये चीज याद रखिएगा। एक ही पदार्थ की 3 अवस्थाएं, यहाँ पानी का एग्जाम्पल दिया गया इसलिए पानी की अवस्था का नाम लिख दिया गया। अभी इतना क्लियर है। अब यहाँ करें, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनको अगर गर्म किया जाएगा ना तो द्रव में नहीं बदलेंगे, सीधे वो किस में बदल जाते हैं? गैस में बदल जाते हैं। यहाँ देखिए, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो गर्म किए जाने पर सीधे वाष्पीभूत हो जाते हैं, यानी गैस अवस्था में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थ कौन से हैं? नौसादर हैं, कपूर, आयोडीन। क्या है? नौसादर, कपूर, आयोडीन। यानी कि ऐसे पदार्थों की केवल 2 ही अवस्था होती हैं और ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातक अवस्था बोलते हैं। और इस क्रिया को, ऐसी क्रिया को जिसमें ठोस को गर्म करके बिना द्रव में बदले वो गैस में बदल जाता है, उस क्रिया को या इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन समझ में आया? जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है, अगर वो द्रव में ना बदलकर सीधा गैस में बदल जाता है तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऐसा जिन जिन पदार्थों के साथ होता है उनको ऊर्ध्वपातक कहते हैं। कौन से पदार्थ हैं इसमें? नौसादर, कपूर और आयोडीन है। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो गर्म किए जाने पर द्रव और गैस में नहीं बदलते हैं, बल्कि वो नष्ट ही हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ की केवल एक ही अवस्था होती है। ऐसा किसके साथ होता है? जैसे शक्कर। जैसे जब आप शक्कर को गर्म करोगे तो ना ही द्रव में बदलेगा ना ही गैस में बदलेगा, बल्कि वो जल जाएगा, है ना, यानी कि नष्ट हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? यहाँ एक ही मतलब काफ़ी सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो तीनों अवस्थाओं में रह सकते हैं। कौन कौन से पदार्थ हैं? जल, गंधक और फास्फोरस। क्लियर है? और ये प्रक्रिया याद रखना, मतलब किसी ठोस को गर्म करके द्रव में बदलने की क्रिया को गलन कहते हैं। और पानी का गलनांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। किसी द्रव को गर्म करके गैस में बदलने की क्रिया को क्वथन कहते हैं। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह उल्टा आ जाओ, किसी गैस को ठंडा करके द्रव में बदलने की क्रिया को द्रवीकरण या संघनन कहते हैं। और किसी द्रव को, है ना,
ठोस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? किसी द्रव को ठंड करके ठोस में बदलने की क्रिया को हिमीकरण कहते हैं। और पानी का हिमांक जो होता है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है, बस ये लेस देन होगा और यहाँ जो गलनांक होगा 0 से ज़्यादा चलेगा, मतलब 0 तो रहेगा ही, 0 से ज़्यादा और यहाँ 0 से कम में आएगा। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाते हैं, इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातक कहते हैं। कौन कौन से? नौसादर, कपूर, आयोडीन। अच्छा, नौसादर का सूत्र पूछा जाता है। नौसादर का सूत्र होता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ये ध्यान देना, ये आपका नौसादर का सूत्र है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये नौसादर का सूत्र होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनको गर्म करने पर वो द्रव में नहीं बदलते हैं, ना ही गैस में बदलते हैं, बल्कि वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ कौन से हैं? शक्कर हैं। मतलब ऐसे पदार्थों की केवल एक ही अवस्था होती है। बताइए, इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं संहति। संहति को ही द्रव्यमान कहते हैं। और भार में संबंध क्या होता है, पहले ये समझते हैं संहति या द्रव्यमान होता क्या है। तो किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को ही उस वस्तु की संहति या द्रव्यमान या मास कहते हैं और इसको m से प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान देना, इसको m से प्रदर्शित किया जाता है। किसे कहते हैं मास या द्रव्यमान? तो किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा उस वस्तु की संहति या द्रव्यमान कहलाती है। ओके। और पृथ्वी का आकर्षण बल प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचता है। इसी क्रम में किसी वस्तु पर लगने वाले पृथ्वी के आकर्षण बल को वस्तु का भार कहते हैं। वस्तु का भार यानी कि वेट। अच्छा, वस्तु के भार को वेट, इसको W से प्रदर्शित किया जाता है। तो वस्तु का भार किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले पृथ्वी के आकर्षण बल को ही उस वस्तु का भार कहते हैं। वस्तु का भार उसकी संहति का समानुपाती होता है ना। वस्तु का भार मतलब वस्तु का भार समानुपाती होती है उसकी संहति यानी कि मास के। ठीक है। अब जब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, और यहाँ पर नियतांक आता है, ये G आता है ग्रेविटेशनल मतलब एसेलेरेशन, पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण आता है, तो mg हो जाता है। तो फाइनली ये निकलता है W = mg होता है। अभी क्लियर? यह आकर्षण बल समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर या गहराई के साथ कम होता है, इसलिए क्योंकि G का मान बदलता रहता है। G का मान जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे W यानी कि भार का भी मान बदलता रहेगा। जैसे अब G का मान अगर चांद पर देखा जाए, चांद पर जो है G का मान होता है जो भी G का मान होता है उसके कंपैरिजन में 1/6 गुना होता है। ये चांद पर G का मान क्या होता है? G/6 होता है। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन है द्रव्यमान और भार में संबंध क्या है, तो यही है, द्रव्यमान और भार में संबंध है W = mg। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, वस्तु का भार स्थान बदलने के साथ बढ़ता या घटता है, लेकिन वस्तु की संहति नहीं बदलती है, वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है। तो क्या संबंध है द्रव्यमान और भार के बीच में? यही संबंध है। W = होता है mg। W = क्या होगा? mg। W का मतलब होता है वस्तु का भार, m का मतलब वस्तु की संहति या द्रव्यमान, और g का मतलब पृथ्वी के कारण लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण। अच्छा, नॉर्मली अगर G का मान पूछा जाए एक पृथ्वी तल पर तो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। पृथ्वी का मान होता है पृथ्वी का नहीं, G का मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ करें संहति और भार की इकाइयाँ इस प्रकार चुनी गई हैं कि समुद्र तल पर 1 ग्राम संहति वाली वस्तु का भार 1 ग्राम भार होता है, और चूंकि समुद्र तल पर दोनों का संख्यात्मक मान बराबर होता है, वस्तु का भार उसकी संहति के समानुपाती होता है, इसलिए संहति और भार शब्दों को प्राय एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है। आप सीधा इसको हटाओ, यहाँ मेन टॉपिक देखो, संहति यानी कि द्रव्यमान और भार में क्या संबंध है, तो संबंध ये है W = होता है mg। W क्या है? वस्तु का भार, m क्या है? वस्तु की संहति या द्रव्यमान, और G क्या है? पृथ्वी के कारण लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण। यानी कि G का मतलब होता है, क्या होता है G का मान? 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, और W = mg होता है, चांद पर G का मान G/6 होता है। बोलिए, वस्तु का संहति किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को उस वस्तु की संहति या द्रव्यमान कहते हैं, और जो किसी वस्तु पर लगने वाले पृथ्वी के आकर्षण बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। वस्तु का भार स्थान परिवर्तन के साथ बदलता है और वस्तु का भार संहति के समानुपाती होता है, जबकि वस्तु की संहति जो है हमेशा स्थिर रहती है। G का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड, और चांद पर G का मान G/6 होता है। ऐसे समझो, अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है ना, तो उस वस्तु का भार चंद्रमा पर हो जाएगा, 6 से भाग दे दो तो 10 हो जाएगा।
क्लियर है, ये समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, वस्तु के भार का मात्रक क्या होता है, डब्लू का मात्रक क्या होता है, डब्लू का मतलब वस्तु के भार, डब्लू का मतलब होता है, क्या होता है, वस्तु का भार। तो डब्लू यानी कि वस्तु का भार का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है आपका न्यूटन होता है, ध्यान देना, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। एक प्रकार का ये बल ही है भाई, देखो किसी वस्तु पर लगने वाले पृथ्वी के आकर्षण बल को वस्तु का भार कहते हैं, तो वस्तु के भार का मात्रक न्यूटन होता है। इसी को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर, है ना, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये चीज़ किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। ओके, तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। हम लोगों ने दो चीज़ समझा, एक ही पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ये चीज़, और दूसरा संयंत्र और भार में संबंध क्या। यहीं से जो भी कंपटीशन के प्रश्न वगैरह होते हैं, ये सब ऑप्शनल में छोटे छोटे करके पूछ ले जाते हैं। अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी के बाद में क्वेश्चन की सीरीज आएगी, फिर वहाँ पर सारे ये सब मतलब इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए, बने रहिए, और जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, जैसा भी है फीडबैक ज़रूर बताना है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।